सीधा ही सीधा आपको ही हैंड करेगा। एक बार ताली बजा आवाज आ रही है पीछे तक आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है। तो हम लोग सत्र शुरू करने जा रहे हैं तो सभी का स्वागत है। पिछले 2 सत्रों में जो हमारी यात्रा हुई, जैसे परिचय शिविर और अध्ययन बिंदु के 5 दिन, उसमें हम लोगों ने इस दर्शन का जो फैलाव है व्यक्तिगत लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, प्राकृतिक लेवल पे, उसको हम लोगों ने देखने समझने का प्रयास किया। इस सत्र में हम लोग ऐसा सोच रहे कि भाई इससे और गहराई में हम जाए, ताकि जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसको हम जैसा है वैसा समझ पाए। और हम सभी के लिए ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि जिन्होंने आदरणीय नागराज जी के साथ लगभग उनके लिए ना वो चेयर भी बड़ी और पेड़ भी बड़ा मतलब नॉर्मल ये हमारे लिए बहुत अच्छा और अवसर है कि हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ आज हैं जिन्होंने उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी और आदरणीय नागराज जी के साथ लगभग 8-10 साल इनके साथ इनके परिवार में रहते हुए उनसे समझने, उनका जीना नज़दीक से देखने का अवसर जिनको मिला, क्योंकि बुक को पढ़ना, बुक को समझना एक पार्ट है और ऐसे व्यक्ति के साथ रह के उनके व्यक्तित्व को समझना, छोटे छोटे मुद्दों से अलग अलग बातें हमें आ जाती है, बुक की बातें और वो बातें मैच कर जाता है और कोई कहीं बात क्लिक हो जाती है, जो अवसर हम सभी को नहीं मिला। तो आदरणीय श्री राम भैया जो है वो बाबा जी के साथ रहे हैं, समझे हैं इस दर्शन को। तो हम लोग अगले 4 दिन भैया के साथ रहने वाले हैं। 2 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया था, पहला 5 दिन और अभी का 4 दिन अध्ययन बिंदु जो है, क्योंकि लगभग 7 या 8 दिन का सत्र है अध्ययन बिंदु का पूरा, वो पूरा नहीं हो पाया। हम लोगों का भी छुट्टी हुई, सबका रहता ही अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं। तो उस अर्थ में आवाज आ रही है पीछे, उस अर्थ में हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में किया है। तो लास्ट पार्ट में जो भी हुआ है उसको रिकैप करते हुए लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 260 में से अभी 60 है ना तो ये जो यात्रा है इसको हम लोग सुपर 60 भी बोल सकते हैं, तो सुपर 30 है ना कुछ, तो वैसे सुपर 60 भी है। इन लोगों ने अपना दम लगाया है ना भाई, किताबों को पढ़ने के लिए भी कोशिश किया, उसमें दिक्कत आई तो एक दूसरे के साथ बात किया, कुछ ऑडियो सुना, है ना, आपस में बात करते हुए, लेकिन मन में ठाना है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोग मुझे लगता है सभा में उपस्थित हैं और भी कुछ भाई बहन जुड़ेंगे, लगभग 60 तक के स्ट्रेंथ है। दूसरा हम लोग आज दोपहर तक शाम तक देखेंगे कि कैसे यहाँ पे अपना सब लोग ठीक से हो पाएंगे। 2 फैन लगेंगे इधर से, तो थोड़ा सा सफोकेशन जैसे लग रहा है तो वो कम होगा, लेकिन हॉल अपने पास बड़े दीदी के प्रोप्रिएटी से, लेकिन ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है लगभग मैं जितना जानता हूँ, तो यहाँ पे इको है हर हॉल में, क्योंकि वो उस हिसाब से ऐसे सत्र के लिए उसका डिजाइनिंग नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये हॉल तुलनात्मक बाकी हॉल से इसमें इको कम है, तो हम लोग अच्छे से सुन पाए। जो हमको लास्ट टाइम दिक्कतें गई और अपना रिकॉर्डिंग फुल फिर से मतलब पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए इस हॉल का चयन किया। तो देखते हैं सब लोगों के कंफर्ट के अनुसार, अगर ठीक रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर यही कहीं ना कहीं शिफ्ट करके देखते हैं। तो शुरुआत में मैं भैया का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ और फिर स्वागत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो है लगभग मुझे जितना भी याद है 2006 से भैया की दर्शन की जर्नी शुरू होती, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। भैया आपने से भी अपना परिचय देंगे ही, उसमें करेक्शंस करके और थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो उनका खुद का यात्रा जो है वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ है और उसके बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के ऑफर्स भी थे, कुछ जॉब भैया ने किया भी, और उसके बाद जैसे दर्शन का प्रस्ताव मिला तो जैसा है ना कि भाई खोज रहा था और उसको कुछ मिल गया,
इस तरीके से भैया को इसका प्रस्ताव मिला और उसके बाद लगभग इसके जो स्थापित सेंटर है अछोटी, कानपुर और अमरकंटक में तो आदरणीय नागराज जी खुद रहते थे। फिर बेमित्राम के नज़दीक जो मानव तीर्थ है, ये तीनों जगह भैया जो है लगभग अपना समय गुजार चुके हैं। अमरकंटक में तो लगभग 8-10 साल बाबा जी के साथ रहे। और जो मुख्य काम रहा मुझे जितना याद है कि आप लोग जो अभी ऑडियो वीडियो देखते होंगे, नागराज जी के साथ जो डायलॉग हुए उसमें भैया का और राकेश भैया बेंगलोर से है, इन दोनों का काफ़ी सहयोग हम सभी के लिए है, क्योंकि इन्होंने ही मतलब नागराज जी के साथ जो भी अध्ययन के इस दौरान मन में जितने क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्टली उनसे पूछे। और अच्छी बात ये रही कि उसका रिकॉर्डिंग भी किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, और काफ़ी और मतलब वो अवेलेबल भी है। अभी जो इसका वेबसाइट बना है और जो टेक्निकल पूरे इस अभियान में जो टेक्निकल इनपुट्स है उसमें भैया एक की रोल निभाते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर बाकी भी सभी टेक्निकल जो उसमें एक्सपर्टीज देना है वो भैया करते हैं। और पूरे भारत भर में और भारत के बाहर भी जहाँ भी विद्या का प्रचार प्रसार, इसके अध्ययन के कोर्सेज चलते हैं, उसमें मुझे जो दिखा कि इसके तात्विक पार्ट को होल्ड करके रखना चाहिए कि भाई हम लोगों को इतनी पूरी मानव जाति के मेहनत के बाद 1972 में ऐसा अनुसंधान हुआ और हम लोगों को ऐसा मिला कि एकदम प्योर चीज़ को बोले, तो इसके पवित्रता को और ये जैसी है वैसी रहे, मतलब खास तौर पर नागराज जी का शरीर शांत होने के बाद, मतलब इसमें घालमेल ना हो, इसके लिए जो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हम लोगों को दिखते हैं उसमें से भैया एक है कि जैसे नागराज जी ने बोला है वैसा ही सभी तक क्या पहुंच। बाकी आदमी अपने से कुछ अपने मन में बना लेता है, उसके जिम्मेदार तो फिर वो व्यक्ति है, लेकिन उसकी प्योरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ पाए। तो इसके तात्विक पार्ट में भैया का बहुत ही गहरी पकड़ है, तो हम लोग सब उससे आगे बढ़ेंगे। परिवार में भैया है और आपकी पत्नी गौरी दीदी, तो उनकी शादी का किस्सा भी सुनने लायक है। भैया मैं बोलूँगा कि जब आप फ्लो रहेगा तो बता देना कि ऐसी भी शादियाँ होती है ना। तो बेटा जी है, देवी का बेटा जी, और बाकी मदर फादर ये सब मेरा उतना परिचय नहीं है, तो भैया बता देंगे। तो श्री राम, गौरी और देविका, ये अगर आप देखते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि ये देवभूमि जैसा मतलब पूरे तीनों नाम जो है ना। और चाहत भी है कि हम सब क्या बन जाए, मानव बने, फिर देव मानव बने, तो फिर दिव्यता की छां सभी में है ही, और नाम के साथ है ही तो फिर सार्थक है, तो बढ़िया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से भैया का एक बार स्वागत करें। और आदरणीय श्याम भैया से और कमल भैया से विनती करूंगा कि भैया का बुके देकर एक स्वागत करें। हमारे साथ आशीष भैया और शिल्पा दीदी भी हैं, तो आशीष भैया वहीं से आप एक बार नमस्कार करें। हम सबसे तो परिचित है, और शिल्पा दीदी पीछे जिनका ये इंस्टीट्यूशन है, तो आप हमारे साथ हर समय हैं सपोर्ट के रूप में और सभी इसमें। तो इस संस्था की ओर से भी मैं ही एक आपका स्वागत कर लेता हूँ, है ना। तो संस्था की मतलब इस संस्था की ओर से भी आपका स्वागत है भैया। तो मुझे लगता है कि हम लोग और समय ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। मन ऐसा है कि इन 4 दिनों में मेरी भैया से भी थोड़ी सी बात हुई कि कम से कम बुक्स को पढ़ने की जो हमारी तैयारी है, क्योंकि जैसे हमारी बात हुई है इसमें शॉर्टकट तो है ही, मतलब जो अब शॉर्टकट क्या करेंगे, मतलब अनुभव संपन्न व्यक्ति ने जिस क्रम से अध्ययन का क्रम बताया है उससे उसको हम शॉर्टकट करें तो हमारा पात्रता भी तो लगे उसके लिए, है ना। तो शॉर्टकट तो नहीं है, हमको जो विधि बताया है उसी से चलना होगा, और जो लोग टिक पाएंगे वो लोग आगे बढ़ पाएंगे, इतना भी सही है। तो सही विधि क्या है, अध्ययन की पूरी वस्तु क्या है, और इसके साथ इसको 4 दिन में हम लोग समझ लेंगे, और इसके साथ हमारी आगे पठन की तैयारी हो जाए, इस अर्थ में इस 4 दिन ही हमारे साथ होंगे ऐसे अपेक्षा के साथ।
आप सभी की ओर से भैया का स्वागत करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत मेरा परिचय दे दिया है तो मुझे उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा अगले 3-4 दिनों में। मेरा पूरा नाम श्रीराम नरसिम्हन है। हम लोग वैसे रहने वाले हैं तमिलनाडु के, और मेरे पिताजी डिफेंस रिसर्च में साइंटिस्ट रहे पुणे में। वहाँ बहुत सारे डिफेंस लैब्स हैं। तो पहले एक्सप्लोसिव रिसर्च में थे, उसके बाद मिसाइल्स में आ गए, मिसाइल्स के लिए प्रोपेलेंट इत्यादि। तो क्योंकि मेरे पिताजी केमिकल इंजीनियर थे मैं भी इंजीनियर बन गया। पुणे में ही मेरी शिक्षा पूरी हुई। 99 में मैंने इंजीनियरिंग प्राप्त किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उन दिनों पता नहीं आज भी ऐसे ही होगा, कॉरिडोर में चलते चलते जॉब लग जाता था, हमको ढूंढना नहीं पड़ता था। तो मुझे भी ऐसे इधर से कैंटीन जाते जाते जॉब मिल गई, और मैंने कुछ वर्ष कार्य किया आईटी कंपनीज़ में, पुणे में, फिर बेंगलोर में। तो तब से तो लेकर एक लंबी यात्रा रही है। दूसरा, हिंदी में मैं 8वीं फेल हूँ। तो और मराठी क्योंकि पुणे में रहा तो मराठी बोलना तो जानते ही हूँ, लेकिन इस प्रकार के वस्तु को प्रस्तुत करने लायक मेरे पास मराठी नहीं है। तो मेरी सबसे जो अच्छी जो मुझे भाषा आती है वो अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी में बात करूँगा यहाँ 4 ये नागपुर से लगा हुआ है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को हिंदी समझने में या बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मेरी मातृभाषा तमिल और मेरी पत्नी की मातृभाषा कन्नड़ है। तो तमिल भी है, कन्नड़ भी है। तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश और तमिल और कन्नड़ा बोल लेता हूँ मैं। मेरी बेटी है, अभी 2nd ग्रेड में है। तो राहुल भैया ने तो अपना थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ा सा बताया, और आगे जैसे संदर्भ बनेगा मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। हमारे पास 4 दिन हैं। कल रात्रि की मेरी ट्रेन थी जो बुक हुआ था, और कल 2 बजे पता चला कि वो 14 घंटे से रीस्केड्यूल हो गया। सवेरे 7:45 आज सवेरे पुणे से निकलना था, तो और कोई उपाय नहीं था, तो मैं बस से आया कल। और
और एक आयाम है जो हम कहेंगे भौतिक आयाम, जिसके लिए अभी पंखा लग रहा है। शरीर की कोई एक टेम्परेचर है जो अच्छा बुरा लगने वाला है, वो लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच में मनुष्य के शरीर, हम लोग जहाँ से हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, 30 to 35 के बीच में अच्छा लगता है। 27, 28, 27, 28 होते होते ठंडी लगती है, 35 के ऊपर लगता है कि उसको थोड़ा ठंडा किया जाओ, है ना। 40 फिर 45 के ऊपर ऐसे नहीं हो जाता है। तो शरीर की एक रेंज है। तो इसका मतलब है कि हमारे जीने का एक आयाम ये है कि शरीर के साथ कुछ चलते रहता है। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना? कभी निष्कासन मतलब बाथरूम जाने का मन करता है। तो ये भी बहुत सुलभता से हमको दिखता है कि एक जीने का आयाम है जिसको हम भौतिक आयाम कहेंगे। इसके अलावा क्या आयाम हो सकते हैं हमारे जीने का? हाँ जी, भाव के स्तर पर। तो संबंध में भाव, है ना। तो भाव वाले पक्ष को हम यही लिख सकते हैं कि भाव के स्तर पर भी जीते हैं। एक तो इसके पहले भी ये सब की बात करने की आवश्यकता क्यों बैठ के 4 दिन पंखा लगा के और माइक सिस्टम लगा के ये सब बात ही क्यों करें? चल ही रहा है ना। समाधान की अपेक्षा में, सुख की अपेक्षा में। तो इसका मतलब हम इसके मतलब अभी तक जो भी कर रहे हैं उससे सुख मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ऑन ऑफ है ना। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और दूसरा ये भी दिखता है कि एक टाइप का मिलता है तो दूसरा टाइप का गोल हो रहा है। हाँ, जैसे मुझे ये था कि ये 4 दिन यहाँ आना है, तो मैं भी सुखी होने के लिए आया, तो दुखी करने के लिए या होने के लिए तो नहीं आया था 4 दिन। तो मेरे मन में था कि कुछ बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो उनका आज का दिन खराब ना हो। जो लोकल लोग हैं वो तो ठीक है, घर जाके पेपर पढ़ेंगे, आज छुट्टी है ना, गवर्नमेंट हॉलीडे है। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हॉलीडे दे रही है परसों, कल करना ही पड़ेगा। तो कल रात को तो मेरा दुख में ही गया है ना। पूरी रात में दुखी ही रहा। शरीर से यदि देखेंगे, एक तो मेरा पैर जम नहीं रहा था, बगल वाला जो मेरा एक बेडमेट भी था वो वीडियो कॉल करता रहा, फिर वो बस जो है ऐसे ऐसे झूलती रही, है ना। मतलब उससे पता चलता है कि हमारे रोड कैसे बने हैं, कितने स्ट्रेट हैं। बीच में एक सेक्शन था जिससे मुझे नींद लगी, जिसमें लग रहा था कि बस स्थिर है, सब वो फिर वो समृद्धि एक्सप्रेस से रहा होगा। उसके बाद फिर बस ऐसे ऐसे झूलती रही, ब्रेक मारती रही, बीच में टायर पंक्चर हुआ। रात को 10:20 पे रोकते हैं, बोलते हैं जेवण करो यार, 10:20 को खाने के लिए रुका हो। तो 10:20 से लेकर 11:10 तक वो खाना खाए। और तो भौतिक दुख तो मिला मुझे शरीर से। मतलब ऐसा मैं प्रिटेंड तो नहीं करूँगा कि मैं ज्ञानेश्वर महाराजों में लेटा था, शरीर अलग था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा होता है ना, जिनको ज्ञानी मानते हैं ऐसा मानते हैं कि उनको बॉडी के इससे कोई मतलब नहीं है ना, कैसे भी आ जाएंगे, किसी भी विधि से आ जाएंगे। तो एक हमारे जीने का स्तर दिखता है जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, मानव बनकर जीने का। और इससे क्योंकि ये लगता है कि कुछ मिसिंग है ना, जो होना चाहिए। और वो मिसिंग मतलब जो अभाव है वो कौन से स्तर पर है? एक तो शरीर के साथ भौतिक विधि से मेरा कुछ कम ज़्यादा होता है। जैसे कल रात को मेरी इच्छा हुई थी कि मतलब मेरे मन में विचार आया कि ये बस के सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं है ना, और अच्छा होता तो उतना ऊपर वो रेडिएट नहीं होता, जो उसका वो है रोड का जो खटखटाहट है ना, सीधा ऊपर आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो भौतिक हैं, जो शरीर से भी हैं, और इसमें बाकी जैसे हमारे पास जितनी चीज़ें हैं जिसको हम साधन कहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास।
और एक मेरा जीने का स्तर दिखता है जो व्यवहार से रिलेटेड है। कई बार साधन होता है और व्यवहार में कोई उटपट या कटपट होता है तो भी ठीक नहीं होता है। कई बार व्यवहार भी ठीक रहता है लेकिन साधन में कुछ कमी बेसी होती है। और साधन का मतलब फाइनली आज के दिन देखेंगे तो पैसे से साधन मिलता है, तो मानसिक रूप में पैसा उसमें एक पार्ट है ही। मेरे जेब में कल 1000 रुपये थे तो मैं बस में चढ़ पाया, नहीं तो नहीं चढ़ सकता। ठीक, साधन नहीं मिलेगा। तो आज के दिन जो ट्रांजैक्शन या वस्तु प्राप्त करने की जो माध्यम है वो पैसा है। तो हमारे जीने के ये दो पक्ष दिखते हैं। तो ये पूरे चर्चा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भाई मैं हूँ और मैं जी रहा हूँ, आज तक कुछ जिया हूँ, आगे भी कुछ जीना है। आज तक जो भी कमियाँ रही या आगे का यात्रा ठीक रहे, है ना, या कम से कम संतुलित रहे, या मैं दुखों से बचूं। जिन दुखों से मैं बच सकता हूँ कम से कम उनसे तो बचूं, है ना। क्योंकि आज तक यदि हम लौट कर देखेंगे, जैसे छोटी मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, 8 साल की है ना, 8 वर्ष की, उसको कोई दुख नहीं है वैसे। उसका ट्रांजिटरी होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, छोटा सा दुख रहता है उसको, उसका तृप्ति भी बहुत फास्ट हो जाता है। उसको कोई चीज़ चाहिए भौतिक, है ना, जगत में आउट ऑफ टर्न कुछ चाहिए। सडनली कल माँ को बोली कि ये ईरा बोल के उसकी कोई क्लासमेट है, वो कुछ पनीर लाई, तुम भी ऐसे बना कर दो, है ना, रात को 8 बजे कल के टिफ़िन में। तो मैंने कहा अभी 8 बजे तो स्कूल पनीर खाने गए कि पढ़ने गए? तो पनीर माँ बनाएगी। तुम्हारे वो अल्टरनेटिव स्कूल में जाती है, वॉल्डॉर्फ एक पद्धति है, स्टाइनर बोल के एक व्यक्ति हुए थे, तो उसके स्कूल में बहुत स्लो है, अभी 2nd ग्रेड में है और अभी वो स्मॉल लेटर्स सीख रही है A to Z। मैंने उसको 4 दिन पहले पूछा कि तेरे स्कूल में आज मेन लेसन क्या था? तो उसने कहा आज हमने पापड़ी चाट बनाया। और परसों जो है वो गाजर लेकर गई थी होमवर्क के लिए, गाजर घिस के ले गई थी, स्कूल में जाके उसको हलवा बनाएंगे। तो स्कूल का जो मेन लेसन था उस दिन हलवा बनाना, तो उनका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो ये फिर वहाँ को वो मेरी बंदी लाई, है ना, कि बोले कल छुट्टी है, कल मैं घर में बनाऊँगी, तो पनीर लाया। फिर पता चला उसका सॉस रेड नहीं होता है, ब्राउन होता है। तो मेरे वाइफ ने गेस किया कि वो सोया सॉस रहा होगा, तो घर में सोया सॉस आया। फिर वो छोटा वाला प्याज होता है ना, जो स्प्रिंग अनियन बोलते हैं ना, उसका पत्ती, वो सब काटती रही। फिर ये मेरी बेटी वहीं खड़ी रही, देखती रही कि ये क्या कर रही है। फिर बोली नहीं नहीं, उसके पनीर में कोई कोटिंग नहीं था, तुम कोटिंग क्यों डाल रहे हो? कॉर्नफ्लोर से उसको कोट करते हैं, है ना। तो मेरी पति मेरी ओर देखी, बोला ये तो मेरा जान ले रही है, मैं तो उसको खाना बना की वो इतना पर्टिकुलर है ना। तो मैंने कहा ये इसका जब शादी हुआ, इसका पति तो गया काम से, ये तो हर चीज़ के लिए उसको टोकेगी। मैंने तुमको बोला था इसको ऐसा मत करो, ऐसा भी, अभी से इसको रोकना पड़ेगा। यू हैव टू सेव समबडी नो इन द फ्यूचर। मतलब यो इसका जिससे विवाह होने वाला है वो प्रकृति में पहले से प्रकट हो चुका है, नहीं कहीं है कोई नहीं। तो उसकी ज़िंदगी का 30-40 साल खराब हो ना हो मेरे हाथ में आज के दिन, उसका तैयारी आज से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार उसकी माँ सवेरे कोट नहीं करती होगी क्योंकि टाइम नहीं रहता होगा, सवेरे 7:30 बजे निकलना है या 8 बजे निकलना है, कौन बैठ के कॉर्नफ्लोर डालता रहेगा पनीर पे? कुछ बना के ऐसे मिला के देती होगी। आधा पौन घंटा चला गया, है ना। फाइनली तृप्ति किससे हुआ? पनीर में कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, है ना। फिर पूछना पड़ा कि कैप्सिकम वो लंबा लंबा काटी थी कि छोटा छोटा काटी थी? तो बोलता है इतना इतना लंबा लंबा था। वो पूरा करने के बाद जाके उसकी शांति हुई और भूल गई। यदि नहीं देते तो भी उसके बदले में कुछ आइसक्रीम मुँह में डाल देते, तो भौतिक उसका तो भौतिक चीज़ों से पूरा हो जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है ये भी दिख रहा है कि उसका संबंध को लेकर भी तो क्या सुख दोनों में से एक हो रहा है। मेरी भाई की बेटी है, वो 8.5 साल की है, दोनों खेलते हैं, खेलते खेलते थोड़ी देर के बाद दोनों में प्रॉब्लम हो जाता है। दोनों का मानसिकता अलग है ना। 3-4 घंटा चलता है। फिर भाई का एक छोटा बेटा है, 3 साल का लड़का है, एकदम हटकट, इन दोनों को पिटाई करते रहता है ना, मारता है। अब वो क्या है, लड़का हुआ है बाद में, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा मोह रहता है। तो ये लड़कियां भी एक बार बजा देती है उसको वापस, तो वो रोते हुए भागता है पिताजी के पास कि इसने मेरे को मार दिया। तो साल भर से चल रहा था कि ये उनको पीट सकता है लेकिन ये लड़कियां उसको नहीं मार सकती।
फिर बीच में कभी हमारा एक पीस मीटिंग हुआ, मेरा और मेरे भाई का, उसके पत्नी का। तो मैंने कहा देखो ऐसा तो नहीं चलेगा कि वो पीटता रहेगा, नहीं इनको भी मारने दो, नहीं तो इनको इरिटेशन होगा। तो अभी न्याय क्या है, मेरा भाई लड़के के हाथ को पकड़ लेता, बोलता बटक्स पे तो बजाओ, ताकि मतलब पीछे मारने से मारने की तृप्ति भी मिलती है, लेकिन वो जो चोट है वो पिठान में ज़्यादा लगता है ना। देयर इज नो फैट, जहाँ फैट है वहाँ मारी है, कुशन हो जाता है ना, जैसे बस का सस्पेंशन वैसे। तो बचपन से दिखता है कि व्यवहारिक सुख और दुख बोल के कोई चीज़। और एक लड़की है जो हमारे घर के बगल में है, छोटी सी है, पतली सी, और उसका मेरी बेटी के साथ ज़्यादा अच्छा जमता है। इनका झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता तो बहुत बड़ा होता है, युद्ध जैसा होता है, 2 दिन बात नहीं करेंगे, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता उनका। तो एक छोटे बच्चे को भी देखने से पता चलता है कि ये 2 आयाम तो है। और भौतिक आयाम में ऐसा नहीं है कि केवल शरीर के लिए पोषण देने से ठीक हो जाए, उसमें उसका एक प्रेफरेंस है जो वो देख के सीख रहा है। मेरी बेटी एक दिन स्कूल से घर आई, बोली आपा, मुझे आपा बोलती है, तमिल में आपा और अम्मा। और ये पापा मम्मी हिंदी शब्द नहीं है, पिताजी माताजी है। पापा मम्मी जो शब्द है फ्रेंच से आया है। फ्रेंच में पिताजी को पापा बोलते हैं और माँ को ममा बोलते हैं, तो पापा और ममा से पापा मम्मी हो गया। तो नहीं, वो बहुत किसी पिक्चर विक्चर से आके आ गया। तो बोलते आपा हम सनरूफ कार क्यों नहीं खरीदते? तो मैंने कहा देखो बेटा, हम सामान्य लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है सनरूफ कार के लिए, और सन तो वैसे भी बाहर है, तुझे जब सन चाहिए कार से उतर जा, और जब सन नहीं चाहिए कार के अंदर आ जा। कार के अंदर से तुझे सन की क्या जरूरत है ना? तो उसको उससे संतुष्टि नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक दिन मैंने उसको एक फॉर्मूला दिया, हम लोग गाड़ी चला रहे थे, उसको बोला तो खिड़की में बैठ जा, तो खिड़की में पकड़ के बैठ जाती है, तो उसका मुंडी बाहर रहता है, बाकी का शरीर अंदर रहता है। मेरी पत्नी उसके पैर पकड़ी रहती है। तो मैंने कहा देखो गरीबी का सनरूफ हो गया, तो बाहर से जितना सन चाहिए ले ले, जब ज़्यादा लगता है तो अंदर आ जाए। तो बच्चे ये भी दिखता है कि आसपास देख रहे हैं। मैं बच्चों के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ों के बारे में बात करने से ऐसा लगता है कि किसी ने हमको बोल दिया है ना। जैसे मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि आपको सुखी होना है या आप जागृत हो जाओ। अच्छा, कितने लोगों को इस जागृति शब्द आया है? ये जीवन निर्जर शिविर करने के पहले कितने लोगों को लगता था कि मैं जागृत हो जाऊं? यहाँ जितने लोग हैं कोई एक को लगता। कितने लोगों को लगता, क्वेश्चन आया कि मैं क्यों जी रहा हूँ? थोड़ा अधिक। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता था कि यह प्रश्न आता था कि अभी जो कर रहा हूँ इससे अतृप्ति है और इससे अधिक कुछ होना चाहिए सुख के रूप में, इसमें संख्या बढ़ गई। कितने लोगों को लगता था सब ठीक ही चल रहा था, फालतू में लोग आके बोल दे तुम दुखी हो, ये भी करो, भी करो। नहीं, लग ही सकता है कितने लोगों को ऐसा लगता है सब ठीक ही चल रहा था, कोई बोल दिया आ गया इसमें, अब वो अस्तित्व दर्शन भी आ गया, जीवन ज्ञान भी आ गया, वृत्ति भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, सडनली लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ऐसे कितने लोगों को लगता है? ऐसा कोई है नहीं, यहाँ तो कोई बचा नहीं है ना, लोग फिल्टर होके यहाँ तक आए। तो ये दिखता है कि हम में से कुछ लोगों के अंदर प्रश्न बन जा रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, है ना, या जो तृप्ति है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, भौतिक तृप्ति पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं जिस बस से भी आया वो भारत बेंज मर्सिडीज की एक इंडियन रोड है, बट इतना अच्छा नहीं बना, मैं पहली बार आया मर्सिडीज में, वो भारत बेंज में। लेकिन जो रोड और बस की जो क्वालिटी थी, इंटरनल जो स्लीपर की थी, वो 25 वर्ष पहले मैंने यूरोप में देखा है। उस समय भारत की बस अलग थी, मतलब टाटा की चलती थी जिसमें सीट होता था और सामने से पूरा लाइट आपके चेहरे पे आता था। यदि आप फ्रंट रो सीट में बैठे हैं, अभी तो बंद करके कर्टन लगा के, एसी है, रीडिंग लाइट है, एसी का वेंट है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन चार्जर पॉइंट था, पानी का सॉकेट था।
कानपुर से किया था बीटेक, तो उसने मुझे बताया जीव विद्या के बारे में, ऐसा कुछ है। तो इंग्लिश में ही मैं बात करता था उन दिनों। मैंने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा कि एंटायर एग्जिस्टेंस इज इन हार्मनी एंड वी ऑल्सो वांट टू बी इन हार्मनी, ऐसा बोला। मैंने कहा बात तो अच्छा लगा। तो उसने कहा हम हैप्पी